काउंट करके चलते हैं। तो जातिगत समीकरण से चुनाव हार जीत तय करती है। जैसे इस बार दिनेश यादव जी को जो उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस की, तो एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि एमवाई फैक्टर जो है उबाल मार रहा है लोगों के बीच। ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अंडर करंट है लोगों में, और ये संगठित होकर अगर वोट करता है। मोदी की वजह से लोग जीत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत, हम इसको नहीं मानते। देखिए 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद जो चुनाव हुआ 1996 में, उसमें जीती वो। तो चुनाव हुआ उसके बाद जीती वो लगातार। उस समय अटल बिहारी थे, अपनी बारी अटल बिहारी, फिर एक वोट का सवाल था, फिर 13 महीने की सरकार, 13 साल के लिए सरकार। ये जो जुमले तय करती है भारतीय जनता पार्टी, उस जुमलों में इस देश का मतदाता प्रभावित होता है। इस देश का उसमें जबलपुर भी आता है, और वो जबलपुर का मतदाता प्रभावित होकर एक लेम में वोट कर रहा है। इसकी वजह है बीजेपी उसका प्रचार कर रही है, लाडली बहनाओं का प्रचार करा बीजेपी ने। तो कांग्रेस को क्या चीज़ें सुधारना चाहिए कि उससे फैक्ट सही रहे? कांग्रेस को अपना सोशल मीडिया सुधारना चाहिए। दूसरी चीज़, उस संगठन के लोग कम से कम जो तुम्हारा घोषणा पत्र है, जो बात तुम्हारा आला कमान कह रहा है, वो जनता तक पहुंचा सको। अगर वो पहुंचा देते हैं तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन अभी वो हो नहीं रहा, वो ज़मीन पर दिख नहीं रहा है कि वो जाके लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात कह पा रहे हैं। इसी लोगों के बीच आप कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश यादव जी चूँकि यहाँ सक्रिय राजनीति में रहे हैं, पार्षद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, महापौर का चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो काफ़ी कांग्रेस परिवार में उनकी एक अच्छी साफ़ सुथरी और बेदाग छवि लेकर चल रही है। और अभी जब से टिकट डिक्लेयर हुई है, तो 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 का मुकाबला जो है, एक हल्का सा करंट तो फैल गया है कांग्रेस कैंडिडेट के नाम पे। इसके अलावा और किसी को जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दल को अपने सामने वाले के गुण देखकर अपनी में सुधार करना चाहिए, वो कांग्रेस ने अभी तक सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी कमजोरी अभी दिख रही है। हो सकता है कांग्रेस अभी, हम ये नहीं कह सकते परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। इसमें मौजूद हूँ संस्कारधानी यानी जबलपुर में, और जबलपुर की सियासत बिल्कुल अलग मायने में अपने आप में अलग होती है, क्योंकि यहाँ 26 सालों से बीजेपी का केंद्र रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी लगातार 26 सालों से जीतता आ रहा है। तो वहीं इस बार जो लड़ाई है, इस तरफ है, एक तरफ आशीष दुबे और दूसरी तरफ है दिनेश यादव। दोनों कैंडिडेट मैदान में हैं, और दोनों कैंडिडेट का कहा जा रहा है कि सबसे अलग हैं, और इस बार मैदान में लड़ाई देखी जा रही है। इसी बीच जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार सियासत क्या चल रही है ज़मीनी स्तर पर, और इस बार कौन जीत रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पे। सबसे पहले हमारे सब आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र दुबे जी हैं, साथ में काशीनाथ शर्मा जी हैं, और एक भी हमारे साथ मौजूद पत्रकार उनका भी हम परिचय करवाएंगे। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे कि इस बार आपने सर बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत टाइम पे राजनीति आपने कवर भी की होगी। इस बार जो लड़ाई है कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये कारण पैदा कर दिया कि हमें वोट क्यों दें। इस सवाल जो है कांग्रेस कई सालों से यहाँ पर वो पैदा नहीं कर पा रही है कि हमें वो कांग्रेस को हम वोट क्यों दें। इसकी वजह ये है कि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत है नहीं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि हम, यदि विपक्ष इतना मजबूत है, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसे वोट क्यों दिया जाए। इस कारण की वजह ये देखिए, ये मत देखिए कि नरेंद्र मोदी आज हैं तो नरेंद्र मोदी की वजह से लोग जीत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत, हम इसको नहीं मानते। देखिए 1991 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद जो चुनाव हुआ 1996 में, उसमें जीती वो। उपचुनाव हुआ उसके बाद जीती वो लगातार। उस समय अटल बिहारी थे, आपकी बारी अटल बिहारी, फिर एक वोट का सवाल था, फिर 13 महीने की सरकार, 13 साल के लिए सरकार। ये जो जुमले तय करती है भारतीय जनता पार्टी, उस जुमलों में इस देश का मतदाता प्रभावित होता है। इस देश का उसमें जबलपुर भी आता है, और वो जबलपुर का मतदाता प्रभावित होकर एक लेम में वोट कर रहा है। इसकी वजह ये है कि कांग्रेस के जो संगठन है वो अपनी बातों को घर घर नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह कारण ये है कि भाई हो सकता है यदि वो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया में काम करना चाहिए, या जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दल को अपने सामने वाले के गुण देखकर अपनी में सुधार करना चाहिए, वो कांग्रेस ने अभी तक सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी कमजोरी अभी दिख रही है। हो सकता है कांग्रेस अभी, हम ये नहीं कह सकते कि परिणाम एक तरफा चले जाएं, या हो सकता है तो कांटे की टक्कर हो जाए, लेकिन जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कारण पैदा कर दिया कि उसे वोट क्यों दिया जाए, और यदि मतदाता उस लाइन पर वोट करता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही।
सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, मेरा बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि आपसे मेरी चर्चा हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस बार कांग्रेस एक तरफ बीजेपी अपना प्रचार अलग लेवल पर कर रही है, कांग्रेस प्रचार करने में कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रही है। मुझे जब तक मैंने जनता से बात की, जनता तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। तो क्या लग रहा है फैक्ट कांग्रेस को कहाँ सही चीज़ करना चाहिए जो जनता तक पहुँच सके? देखिए, कांग्रेस अभी बीजेपी के नरेटिव को टक्कर नहीं दे पाई है। उस जो नरेटिव उनने चुनाव के पहले से सेट किया, उस नरेटिव पे ही, उस नरेशन पे ही चुनाव जाता चला जा रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव थोड़ा सा अलग रहेगा, मुद्दे भी अलग होंगे। देखिए, कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें जिन 5 न्याय की बात की गई है, अगर वो बात जनता तक चली जाती है तो एक नया नरेटिव जनता के सामने होगा। लेकिन अभी कांग्रेस कमज़ोर है और इस बात को वो घर घर तक नहीं पहुंचा पाई है। आला कमान उनका ज़रूर कह रहा है कि हम घर घर तक जा रहे हैं, जनता तक हम अपनी बात ले जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़मीन पर वो बात रेंगती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है और बीजेपी का प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है। दोनों प्रत्याशियों की छवि जो है वो जनता के बीच में है और चुनाव तो बहुत कांटे का चल रहा है, ऐसा मान के चलें। लेकिन फिर भी अभी भाजपा ही बढ़त पर है, कांग्रेस थोड़ा पीछे है। तो सर कोई कैसे फैक्टर, जैसे राम मंदिर का एक फैक्टर है, बीजेपी उसका प्रचार कर रही है, लाडली बहनाओं का प्रचार करा बीजेपी ने, तो कांग्रेस को क्या चीज़ें सुधारना चाहिए तो उससे फैक्ट सही रहे? कांग्रेस को अपना सोशल मीडिया सुधारना चाहिए। दूसरी चीज़, उस संगठन के लोग कम से कम जो तुम्हारा घोषणा पत्र है, जो बात तुम्हारा आला कमान कह रहा है, वो जनता तक पहुंचा सको। अगर वो पहुंचा देते हैं तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन अभी वो हो नहीं रहा, वो ज़मीन पर दिख नहीं रहा है कि वो जाके लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात कह पा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम मिस कर दिया है। तो एक बात आप बताइए कि आशीष दुबे एक तरफ मैदान में है और एक तरफ दिनेश यादव, तो दिनेश यादव की छवि कैसी है लोगों के बीच, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिनेश यादव जी चूँकि यहाँ सक्रिय राजनीति में रहे हैं, पार्षद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, महापौर का चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो काफ़ी कांग्रेस परिवार में उनकी एक अच्छी साफ सुथरी और बेदाग छवि लेकर चल रही है। और अभी जब से टिकट डिक्लेयर हुई है तो 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 का मुकाबला जो है, एक हल्का सा करंट तो फैल गया है कांग्रेस कैंडिडेट के नाम पे। इसके अलावा अगर किसी को टिकट जाती तो हो सकता है वैसी चीज़ें देखने नहीं मिलती, लेकिन दिनेश यादव के नाम से एक चीज़ सामने आई है। चुनाव एक तरफा नहीं है, हालांकि बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है और वो ज़मीनी स्तर पे वैसा काम नहीं कर पा रहा है जैसा बीजेपी करती है। लेकिन एक बात इस चुनाव में ये देखने मिली, पिछले 2-3 दिन में एक जो कांग्रेस ने गेन किया है ग्रामीण इलाकों में, थोड़ा सा उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्कोप है। 2-4% की बात है ये। एक और फैक्टर जो काम कर रहा है, जो पिछले 3 दिन से जो है लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार एमवाय फैक्टर जबलपुर में एक संगठित होकर वोट करने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछले चुनावों के मुकाबले में 2 कदम आगे है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति वैसी नहीं है कि हम जीत के लिए उसको बोल सकें। चलिए, तो सर आपको क्या लगता है, एक तरफ कांग्रेस वादे कर रही है तो बीजेपी भी बड़े बड़े वादे कर रही है, 400 पार का बीजेपी का जो नारा देना, 29 मध्य प्रदेश में जीतने की बात करना, तो एकदम से सभी के समीकरण को बिठा के, या फिर कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, कम से कम 4 से 5 सीट तो हमारी आ जाएंगी। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश से 4 से 5 सीट कांग्रेस की आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नारे देती आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में दे रही है, या मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं दिया था, या कश्मीर के चुनाव में नहीं दिया, या बंगाल के चुनाव में नहीं दिया। हमेशा उसने नारे दिए। नारे की सफलता असफलता के अपने दावे हैं और अपना इतिहास है, सबके सामने है कि कब कैसे नारे दिए गए और कैसा इतिहास आया। देखिए, हमको थोड़ा सा और पीछे जाकर हम देखें तो ये जो माहौल है, लगभग ऐसा ही माहौल
4 के इलेक्शन में था, जब अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में थे और सामने सोनिया गांधी का चेहरा था। उस समय भी लोग कांग्रेस के लोग विदेशी के मुद्दे पर छोड़ कर भाग रहे थे। पीए सगमा चले गए थे, तमाम तारिक अनवर चले गए थे, शरद पवार ने छोड़ दी, तमाम लोगों ने पार्टियां छोड़ दी थी। नजमा हेपतुल्ला जैसे सीनियर वरिष्ठ कद्दावर नेता उनके छोड़ के जा रहे थे और पार्टी में बड़ा भगदड़ मची हुई थी। लोग ऐसा कह रहे थे पार्टी खत्म हो गई, लेकिन जब परिणाम आए तो बड़े चौंकाने वाले और उल्टे थे। हाँ, लेकिन इस बार जरूर, जैसे कांग्रेस ने उस बार यूपीए बनाया था, इस बार भी इंडिया गठबंधन काम कर रहा। इंडिया गठबंधन का वोट कितना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी ने एक नई बात रख करके न्याय यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना की बात करके एक नया गणित खड़ा कर दिया। तो उससे ओबीसी फैक्टर में जो ओबीसी है उसके अंदर एक खलबली मची हुई है। देखिए, हम देख रहे हैं एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण हुआ, जाति का, तो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को ध्वस्त करने के लिए जाति का समीकरण खेला गया, जाति का दांव खेला गया। देखिए, हम इस बात को विधानसभा चुनाव में भी जानना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे 4 राज्यों में चुनाव लड़ा गया। उसमें तेलंगाना था, छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था और राजस्थान था। इन यदि चारों राज्यों के वोट विधानसभा चुनाव में देखे जाएँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा था। तो दोनों पार्टियों को लगभग वोट बराबर मिले थे। इसलिए कहें कि जनता वोट कांग्रेस को नहीं देना चाहती, ये बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है। कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले और नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही थे। अब आते हैं लोकसभा के राष्ट्रीय मुद्दे। तो राष्ट्रीय मुद्दे पर जिस तरीके से राम मंदिर की बात हो रही है, हिंदुत्व के नाम पर धर्माकरण की बात हो रही है, या किसी अज्ञात भय से डराने की बात हो रही है कि साहब को अलग धर्म से दूसरे धर्म के लोग आकर कब्जा कर लेंगे, देश पर ऐसा हो जाएगा या हमारे धर्म खतरे में, तो इन बातों को लोग एक सीमा तक सुनते आए। 89 से राम मंदिर का मुद्दा जय श्री राम के नारे पर वोट चल रहा है, 89 से आ रहा। यह अंतिम परिणति थी कि रामलला को स्थापित कर दिया। अब फिर नरेंद्र मोदी उस पर वोट मांग रहे हैं, तो हमको सबको देखना पड़ेगा कि इस पर कितना वोट पड़ा। देखिए, उनका कैडर और उनका जो बातें हैं वो तमाम सड़कों पर होती, लेकिन जो वोटर है, देखिए कांग्रेस का माहौल भी उस तरीके था विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को इतना वोट मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। यदि जिस तरीके से सीटें मिली है लेकिन वोट भी उतना ही मिला। तो हमको देखना चाहिए कि वोट कहाँ से आ रहा है। तो वोट यदि कांग्रेस को मिल रहा है, यदि लोकसभा भी चुनाव में इस वोट को मिला, तो दोनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर मिलेगी। और देखिए, कांग्रेस के पास ये जरूर है कि वो मुद्दे अपने जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। यदि जनता तक पहुंचाते तो आपको बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते। राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा सर कुछ इस पे? क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, उन्होंने नैरेटिव तो सेट किया। मैंने आपसे बताया कि 1989 से वो राम मंदिर की मुद्दे की बात कर रहे हैं। 89 में मंडल के अगेंस्ट जब मंडल आयोग की कमीशन की लागू कर दिया था बीपी सिंह ने, उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो मंडल बनाम कमंडल हुआ था। उसको कमंडल से लेके 89 से लेकर आज तक वो राम मंदिर के मुद्दे पर भी तो वोट मांग रहे हैं। तो और इस बार और आखिरी में रामलला की स्थापित करने की वोट, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो मंडल बनाम कमंडल हुआ था। उसको कमंडल से लेके 89 से लेकर आज तक वो राम मंदिर के मुद्दे पर भी तो वोट मांग रहे हैं। तो और इस बार और आखिरी में रामलला की स्थापित करने की वोट भगवान राम को लेकर आए। तो कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं कि वो जो माहौल था वो थोड़ा वो हुआ है, दब गया। अब देखिए, अभी आज से तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी 19 तारीख को है, 17 तारीख को, 19 को वोटिंग होने वाली है। यदि वोटिंग के पहले जिस तरीके से धूम धड़ाका करके बात उठाने की बात कर रहे हैं, क्या जनता उससे सहमत होगी? यदि हमको देखना पड़ेगा कि जनता उस वोट देने के लिए उससे कितना सहमत होती। उनका कैडर, उनकी विचारधारा के लोग जरूर उससे सहमत हो सकते हैं। जो फ्लोटिंग वोटर है वो कितना सहमत होगा, काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। सर, एक आपसे जानकारी लेनी थी। जिस तरह कांग्रेस के नेता छोड़ कर बीजेपी के दामन थाम रहे हैं, महापौर जगत बहादुर की बात करें, उन्होंने भी बीजेपी के दामन थाम लिया, तो इस तरह नेताओं का जाना तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान होता है इस चीज़ से? नहीं, कांग्रेस का बहुत नुकसान नहीं होगा। जब वो थे तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। जबलपुर में आप 7 विधानसभा सीटें हार गए, तो आप तो थे ना यहाँ, चले गए तो क्या कर लोगे आप? तो ये इनके जाने आने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इस चुनाव में अभी बहुत मतलब आकलन इस बात का किया जाएगा पहले फेज के चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, कि महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं इस देश में, उसके साथ राम मंदिर है। तो राम मंदिर कितना हावी होगा ये अभी आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि 4% से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा वोट राम मंदिर को लेके। 4% आबादी ही राम मंदिर को बहुत इंटरेस्टेड है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी के लिए तो बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ों से निजात मिले। तो जिस तरह की बातचीत चल रही है और जिस तरह का पब्लिक के बीच में डिस्कशन हो रहा है महंगाई को लेके, वो बीजेपी के लिए थोड़ा कष्टप्रद है। जिस तरह हमने पब्लिक से बात की, पब्लिक का कहना है कि हमारे पास विपक्ष में नेता नहीं है कोई, किसको वोट दें हम?
राहुल गांधी की छवि जिस हिसाब से सोशल मीडिया ने खराब कर दी है, अब क्या लगता है विपक्ष का ऑप्शन बदलना चाहिए कि विपक्ष को? नहीं, ऑप्शन ये बीजेपी का ही बनाया हुआ नैरेटिव है। ऐसा कभी नहीं रहा। ऐसा कभी कौन किसके सामने वाली बात रहती है जो ये कहते हैं। अटल बिहारी के सामने कौन सा चेहरा था? इंदिरा गांधी के सामने 77 में कौन सा चेहरा था? मगर मोरारजी देसाई इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने ना, गैर कांग्रेसी। तो ये जनता तय कर लेती, आप तय मत करो। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पहला फेज है उसमें ये भी तय होना है कि ये चुनाव क्या जनता वर्सेस मोदी के लाइन पर अगर आगे बढ़ जाएगा तो बहुत अलग तरह के और चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। जिस तरह विधानसभा में हमने मध्य प्रदेश में देखे, एक तरफ कांग्रेस जिस तरह करी कि हमारी सीटें सरकार बन रही हैं, विपरीत नतीजे आए, बीजेपी की सरकार बनी, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है जबलपुर में? नहीं, अब वो विधानसभा के चुनाव से आप इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की स्थितियाँ बहुत अलग थी और बहुत अलग कारण थे जो कांग्रेस हार गई चुनाव। लोकसभा में थोड़ा डिफरेंट रहेगा मामला। सर, आप इस पे जाति समीकरण कितना मानते हैं कि जाति समीकरण कितना इम्पैक्ट रखेगी यहाँ पे? वोट बैंक के सबसे ज़्यादा किसका है, और सबसे ज़्यादा यदि कोई जाति एक तरफ हो जाती है तो किसको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, चुनावों में जातीय समीकरण की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस हिसाब से कैंडिडेट उस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारे इस समाज से या इस कुनबे से इतने वोट, कैलकुलेशन उनका रहता है। तो चुनाव तो इसी आधार पे आगे बढ़ता है कि फला कम्युनिटी है तो हमको ये वोट हमारे बैंक है, ये हमारा, या फला चीज़ है, ये हमारे सपोर्ट में आए हैं। जो फ्लक्चुएट करने वाली कम्युनिटी है उनको वो अलग काउंट करके चलते हैं। तो जातिगत समीकरण से चुनाव हार जीत तय करती है। जैसे इस बार दिनेश यादव जी को जो उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस की, तो एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि एमवाई फैक्टर जो है उबाल मार रहा है लोगों के बीच में। ये दिख नहीं रहा है लेकिन अंडर करंट है लोगों में, और ये संगठित होकर अगर वोट करता है तो 2.5 लाख मुसलमान हैं लोकसभा क्षेत्र में, और 1.5 लाख तकरीबन जो है यादव परिवार है, यादव समाज है। तो अगर ये 4 लाख वोट अगर 60-70% भी वोट करते हैं तो फ़ायदा मिलेगा, दिनेश यादव जी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सर आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, क्या लगता है सर कांग्रेस को किन गलतियों को सुधार कर आगे और बढ़ना चाहिए सर? देखिए, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, इस बार जिस तरीके से भगदड़ मची हुई, उतना ही कार्यकर्ता सड़कों पे निकल के आया, उतना ही उसका समर्थक निकल के आया। ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि मोहल्ले में सवेरे घूम रहा था परसों में, तो वहाँ एक बड़े पढ़े लिखों की बस्ती है, वहाँ पर एक पूर्व पार्षद के नेतृत्व में 10-12 कांग्रेसी मुझे मिल गए। तो मैंने बोला आज कहाँ जाने की तैयारी? तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी सुबह 7 बजे जनसंपर्क करके 9:30 बजे वो चाय नाश्ता कर रहे थे उस चौराहे पे। इसका मतलब है कि कांग्रेस का वहाँ नेता नहीं था कोई, एक पार्षद थे पुराने, नाम भी ले सकता हूँ उनका, राजेश तिवारी थे, और राजेश तिवारी के साथ 10-12 लोग थे जो वहाँ कमला नेहरू नगर और उस तरफ के इलाके में जनसंपर्क करके आए। तो मैंने पूछा कि कटंगी वो कटंगी के नेता हैं, एक्चुअल में कटंगी ग्रामीण इलाके में बहुत ज़्यादा नेतागिरी करते हैं। तो मैंने पूछा कि ग्रामीण इलाके में क्या स्थिति, तो वो बता रहे थे कि भाई कांग्रेस का आदमी अभी थोड़ा सा जिस तरीके का दबाव ऊपर से महसूस हो रहा है, उसको लग रहा है कि बुरा वक्त है तो पार्टी के लिए निकलना चाहिए। तो आदमी स्वतः निकल रहा है, अपने स्वतः 4-5 जगह जा रहा है, काम कर रहा है, ये है। अब उसमें कितना काम करेगा, वोटर उससे कितना सहमत होता है, ये अलग बात। देखिए, कांग्रेस को अपनी बातें पहुंचाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का उपयोग किया, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कांग्रेस को भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। वो सवेरे एक बात, एक नैरेटिव सेट करने के लिए सुबह दिल्ली से एक मैसेज चलता है, उसके आधे घंटे के अंदर देश के पूरे कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाँव में पहुँच जाता है, गाँव गली में व्हाट्सएप में पहुँच जाता है। ऐसी कांग्रेस को भी अपनी बातें कहने के लिए या अपनी बातों को बताने के लिए कि साहब हमने हमारा ये उपलब्धियां हैं, हम आगे ये लेके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। यदि नीति में खोट होती तो 70 साल उससे में जो लोगों ने देखा है, आज़ादी से लेके आज तक देखा, तो कई पीढ़ियां निकल गई हैं, उन्होंने देखा है कांग्रेस के राज को, और वो उसको उस तरीके से वो नहीं करते। लेकिन यदि कांग्रेस में अपनी गलती है तो देखिए, कांग्रेस का संगठन को और विपक्ष की राजनीति करने का आदी होना पड़ेगा। आप बंगाल से जाते हैं, दोबारा लौट के नहीं आते, लेकिन तुम्हारी पार्टी की ममता बनर्जी वहाँ मेहनत करती हुई जीत जाती। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं हो क्योंकि आप हारे तो वहाँ से वापस नहीं आए। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भी लगभग यही हाल है, यही हाल आपका बिहार में हुआ है, अब 25 साल से मध्य प्रदेश में नहीं। तो आपको चिंतन करना चाहिए कि विपक्ष की पार्टी कैसे बने और विपक्ष के लिए संघर्ष कैसे करना चाहिए, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। और हो सकता है आजकल बहुत सारे लोग विशेषज्ञ आ गए, राजनीति के बड़े बड़े NGOs काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे बैठ के सुनने की आदत कांग्रेस को डालना पड़ेगी। यदि वो सुन के काम करेगी तो जरूर कांग्रेस को सफलता मिलेगी। सर आपसे सवाल रहेगा मेरा, जैसे नरेंद्र मोदी का रोड शो करना जबलपुर में 26 साल से बीजेपी है लगातार है, फिर जब नरेंद्र मोदी का रोड शो करना कितना प्रभाव पड़ेगा सर यहाँ से, क्या जरूरत? देखिए, रोड शो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोड शो में आके उनने ये दर्ज कर लिया कि मैं जबलपुर आया था इसलिए जबलपुर जीत गए। 1 किलोमीटर का रोड शो था और वो रोड शो भी गोरखपुर में क्यों किया गया और डुमना हवाई अड्डे से जिस तरीके से उनको गोरखपुर लाया गया, वो मार्ग भी इतना मतलब नया था और इस तरह का था कि पब्लिक के बीच से नहीं आए हैं। वो बहुत बड़ा लंबा हिस्सा जो है सेना के मार्ग से होते हुए आए, तो वो अलग चीज़ है। मगर मोदी का रोड शो तो वैसे ही अगर वो नहीं भी करते तो ये सीट जीत रही थी। वही सर, जरूरत क्या पड़ गई सर? हाँ, जरूरत ये पड़ गई कि एक दर्ज होगी बात। हाँ, उनके खाते में दर्ज होगी कि मेरा चेहरा बिका और आप जीत गए। हाँ, ये केवल एहसान लादने आए थे। कांग्रेस के कभी लीडर को भी आना चाहिए मैदान में सर, इसी तरह मोदी जी को आए तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पार्टी लगी हुई है, काम कर रही है, लोग लगे हैं। वो बड़े नेता कांग्रेस के भी आ जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत अंतर पड़ेगा कि कांग्रेस का नेता आ जाएगा तो कोई दूसरे दिन पूरा सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक परसेप्शन बन गया है, वो अपने हिसाब से ही काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया उसके लिए। तो ये जबलपुर के तमाम आपने फैक्ट एक एक करके मैंने पूछे कि क्या जनता इस बार चाहती है, एक एक करके सभी जवाब मिले। सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि इस बार जो राजनीति हो रही है, इस बार जो वोट डलेंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ जनता देखेगी उन चीज़ों को लेकर। राघव शर्मा की रिपोर्ट है जबलपुर से, साथ में मेरे सहयोगी संजय जी हैं।